23 साल की प्रिया अपनी स्वर्ग सिधार चुकी माँ की गरीब माँ की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान संभाल रही थी। तभी एक ग्राहक सोनू के पास आता है और बोलता है, 2 कुल्हड़ खिचड़ी के टोकन दे दीजिए, घर पर ले जा रही है पैक करवा कर। मेरे बच्चों को आपके यहाँ की कुल्हड़ खिचड़ी बहुत पसंद है, एकदम ऐसे लगता है जैसे माँ के हाथों का स्वाद है। सच में कुल्हड़ खिचड़ी तो बहुत खाई है, पर जैसे आपके यहाँ मिलती है ऐसी कुल्हड़ खिचड़ी हमने कभी नहीं खाई। जी शुक्रिया। सारा दिन दुकान पर काम करने के बाद सोनू थक जाता है और घर जाकर आराम करने लगता है। तभी उसकी नजर उसके कमरे की दीवार पर लगी उसकी माँ माया की तस्वीर पर जाती है, जिसे देखकर सोनू की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी में खो जाता है, जब प्रिया अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे मकान में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन माया अपने सभी बच्चों को खाने के लिए बैठाती है और गर्मा गर्म खिचड़ी खाने को परोस देती है। खिचड़ी को देखकर प्रिया और सोनू का बुरा समूह बन जाता है और सोनू बोलता है, क्या है माँ, तुम रोज रोज यही खिचड़ी बनाकर खाने के लिए दे देती हो? अरे कभी कुछ और भी बना दिया करो। बेटा खिचड़ी इसीलिए बनाती हूँ ताकि थोड़े में सब खा ले। बेटा घर भी तो देखकर चलाना है ना, तुम सबका पेट भरना होता है। अलग अलग बनाऊंगी तो हम में से किसी का भी पेट नहीं भर पाएगा। पेट ना भर पाने के चक्कर में हम ठीक से पेट भरकर खा ही कहाँ पाते हैं माँ। रोज रोज यही खिचड़ी देखकर मेरा तो दिमाग ही खिचड़ी जैसा होता जा रहा है। हटा दो इसे, मुझे नहीं खानी खिचड़ी। अरे पागल हो गया है क्या सोनू? तू क्या बोले जा रहा है? मैंने इतनी मेहनत से ये खिचड़ी बनाई है और तू खाना खाने की जगह ड्रामे कर रहा है। चुपचाप खा ले। अरे दीदी रहने दो, आप तो माँ की तरफदारी करना बंद ही कर दो। आप ही खा लो ये माँ के हाथ की खिचड़ी, मुझे नहीं खानी रोज रोज वही खिचड़ी। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है और अपने बच्चों का ऐसा बर्ताव देखकर माया का मन दुखी हो जाता है। पर प्रिया उसे हौसला देती हुई कहती है, माँ क्यों दिल छोटा करती हो? ये सोनू तो अभी छोटा है ना, अभी समझता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और आपके हाथों की खिचड़ी सच में बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी खिचड़ी कोई नहीं बना सकता जितनी आप बनाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें माँ का प्यार मिला हुआ है। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। सोनू का खिचड़ी के प्रति अपनी माँ के प्रति बदलाव कड़वा होने लगता है। ऐसे ही एक दिन माया अपने घर में सभी राशन के डब्बों को देखती है तो उसे हर डब्बे में 2 चम्मच दाल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बोलती है, हे भगवान अब क्या करूं? आज अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? खिचड़ी वो खाते नहीं है, सूखी रोटी बनाने को आटा नहीं है और अब ये मुट्ठी भर दाल ही तो बची है। इसकी सिर्फ खिचड़ी ही तो बन सकती है। करूं तो क्या करूं? एक काम करती हूँ, आज बच्चों को मसालेदार खिचड़ी दे देती हूँ। और हाँ, रसोई में कुल्हड़ भी पड़ा है तो आज सोनू और प्रिया को माया की स्पेशल कुल्हड़ मसाला वाली खिचड़ी खिलाती हूँ। और ऐसे कैसे अपने बच्चों को भूखा रहने दूं मैं? इतना कहकर माया घर में बची कुची सभी दालों को मिला लेती है और उसमें मुट्ठी भर चावल मिला देती है। अब वो जैसे ही रोजाना खिचड़ी बनाया करती थी, उससे थोड़ा अलग तरीके से मसाले और नमक मिर्च डालकर छोंक लगाकर खिचड़ी बनाती है और धीमी आंच पर उसे अच्छे से पकाती है। कुछ देर बाद जब सभी बच्चे खाना खाने बैठते हैं, तभी सोनू मसाले वाली कुल्हड़ खिचड़ी देखकर बोलता है, ये क्या बना दिया आपने? और ये कुल्हड़ में क्यों दिया है? घर में बर्तन नहीं है क्या? देखने में नमकीन का हलवा लग रहा है। क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या चीज है माँ ये? बेटा तुम खाकर तो देखो, फिर मैं बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाई है। एक बार चक्कर देखो, तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगा। माया के कहने पर सोनू और प्रिया जल्दी से मसाले वाली कुल्हड़ खिचड़ी को चखते हैं और दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे वाह, एकदम लाजवाब है माँ। माँ ये तो सच में बहुत अच्छी है जो आपने बनाई है। मजा ही आ गया माँ ये कुल्हड़ खिचड़ी खा के तो। बेटा ये भी खिचड़ी ही है जो मैंने आज नए तरीके से बनाई है। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हर दिन एक ही तरह का खाना खा खा कर ऊब गए हो, लेकिन अपनी माँ की मजबूरी भी तो समझो बेटा। तुम सबका पेट भी भरना है, घर भी चलाना है, कल को तुम दोनों की शादी भी करनी है। सब कुछ सोच कर चलना पड़ता है। अपनी माँ की बात सुनकर सोनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अच्छा अगर अब हम वह खिचड़ी नहीं खा रहे थे तो आप हमें तड़का लगा लगा कर कुल्हड़ खिचड़ी दे रही हैं? माँ हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमसे नहीं खाई जाती रोज रोज की खिचड़ी। अगर आप हमें अच्छा खाना नहीं खिला सकती तो सीधा सीधा बोल दो ना, हम बाहर से मांग कर खा लेंगे, कम से कम खिचड़ी से तो बचेंगे। अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर सोनू घर से चला जाता है।
प्रिया ये सब कुछ देखकर उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी बात सुनो, अब तक आप अकेली कमा रही थी ना, अब मैं भी आपके साथ कमाई किया करूँगी ताकि सोनू को उसकी पसंद का खाना खिला सकूं। छोटा है ना माँ, समझता नहीं है कि मजबूरी क्या होती है। हम तो बड़े हैं ना, तो हम तो उसकी जिदों को पूरा कर सकते हैं। पर बेटा हम करेंगे क्या, हम दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में काम करके भी इतना नहीं कमा सकते कि हर दिन अपने घर में बढ़िया पकवान बना सके। माँ मेरे पास एक तरकीब है, वो जो थोड़े से पैसे हमने जोड़ कर रखे है ना, उससे हम गरीब माँ की कुल्हड़ खिचड़ी का ठेला लगाना शुरू करेंगे और वहाँ आप तरह तरह की कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचा करना। मुझे पक्का यकीन है माँ कि लोगों को आपके हाथों की कुल्हड़ खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बेटा कैसा मजाक कर रही है, जब घर के बच्चों को ही पसंद नहीं आ रही तो बाहर वाले लोगों को क्या खाक पसंद आएगी। माँ मुझ पर यकीन करो ना, बस एक बार मेरे कहने पर शुरुआत तो करके देखो। अगर किस्मत ना बदल गई तो फिर कहना। आपने जो मसाले वाली कुल्हड़ खिचड़ी बनाई है वैसी खिचड़ी कहीं नहीं मिलती, लोगों की लंबी लाइन लग जाएगी, देखना। अपनी बेटे की बात मानकर अपनी बचत किए हुए थोड़े बहुत पैसों से माया और प्रिया मिलकर गरीब की कुल्हड़ खिचड़ी के नाम से ठेला लगाना शुरू करती है, जहां माया अपने हाथों से तरह तरह की मसाले वाली खिचड़ी, सादी खिचड़ी, चने की दाल की कुल्हड़ खिचड़ी, मिक्स दाल की कुल्हड़ खिचड़ी आदि जैसी खिचड़ियां बनाती है और बना कर कुल्हड़ खिचड़ी बेचना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो माया का काम बहुत ही कम रफ्तार से चलता है, पर धीरे धीरे उसके ग्राहकों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनू अपनी माँ के ठेले पर आ जाता है और बोलता है, माँ मुझे कुल्हड़ खिचड़ी खिला कर पेट नहीं भरा, जो अब आपने जनता को भी कुल्हड़ खिचड़ी खिलाना शुरू कर दिया। अरे ये बस 4 दिन की चांदनी है, फिर है काली रात। ये कुल्हड़ खिचड़ी का व्यापार ना आपका ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, आप देख लेना। बकवास बंद करो तुम, यहाँ मैं और माँ इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुझे अच्छा खाना खिला सके और तू हम दोनों के सर पर ही चढ़े जा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ को ये सब बोलते हुए? शर्म कैसी दीदी, और हाँ अब मैं भी एक फैक्ट्री में काम करने लगा हूँ, आ गई आपको बात समझ में। और मैं अब अपनी मर्जी का खा सकता हूँ और खाता रहूंगा। आप दोनों माँ बेटी को कुल्हड़ खिचड़ी का ठेला मुबारक हो, मुझे आप लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना, समझ गए आप? इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। प्रिया अपनी माँ को हौसला देती है और उसे धैर्य रखने को कहती है। वक्त गुजरता जाता है। माया और प्रिया लगातार लोगों को तरह तरह की कुल्हड़ खिचड़ी खिलाते जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ दोनों का खूब नाम होता है और अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने अपने ठेले को एक दुकान का रूप दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ सोनू जिस फैक्ट्री में काम किया करता था, वहाँ के मालिक को घाटा हो जाने की वजह से उसने सोनू को काम से निकाल दिया और वो दर बदर की ठोकरें खाने लगा। उम्र के साथ साथ माया की तबीयत अब खराब रहने लगती है और उसे सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। सोनू भी उससे मिलने आता है और बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने सारी उम्र आपका निरादर किया, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आज जब मेरी करने की बारी थी तो मैंने आपको और दीदी को ऐसे छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा एक माँ के लिए बच्चे कभी गलत नहीं होते, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी बेटा। मेरे जाने के बाद अपनी दीदी का और हाँ मेरी गरीब कुल्हड़ खिचड़ी वाली दुकान का ख्याल रखना बेटा। दोनों हमेशा एक साथ रहना, अपनी दीदी को कभी अकेला मत रहने देना। इतना बोलकर माया अपनी आंखें बंद कर लेती है और सदा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है। दोनों भाई बहन मिलकर माया का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर माया की मेहनत से खड़ी की हुई दुकान गरीब कुल्हड़ खिचड़ी वाली का काम करना शुरू कर देते हैं। माँ काश आप आज यहाँ होती तो आपकी उसी दुकान से आज घर बंगला गाड़ी सब कुछ आ गया है। ये सब देखकर कितनी खुश होती। बस कमी है तो सिर्फ आपकी, लेकिन आपका प्यार हमेशा इस कुल्हड़ खिचड़ी के साथ है। आज मैं भी हर दिन आपका कुल्हड़ खिचड़ी का प्यार लोगों को बांटती हूँ। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी माँ के हाथों का बना खाना हो या पानी, उसकी कदर जरूर करें। मीना और उसका पति रमेश एक सब्जी मंडी में साफ सफाई का काम किया करती थी, जिसके बाद वो कुछ और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए खर्चा निकाला करती। मीना 3 महीने से गर्भवती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी काम से लौट रहे होते हैं, तभी मीना कहती है, सुनिए जी, सारी उम्र ऐसे ही मजदूरी से तो हम दोनों अपना पेट नहीं भर पाएंगे।
और फिर अब हमें हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी तो सोचना है। आखिर कब तक हम ऐसे ही रहेंगी? मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ मीना। मैं जल्दी कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे हम कुछ बचत कर पाएं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी घर की तरफ जाने लगते हैं। पैदल चलती चलती दोनों को रोड क्रॉस करना होता है। मीना पहले निकल जाती है, पर जैसे ही रमेश रोड पार करने लगता है तभी तेज रफ्तार से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही रमेश की मौत हो जाती है। जिस पर मीना रोती हुई कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इस गरीब की जिंदगी का इकलौता सहारा था मेरा पति, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्या करूंगी भगवान, मैं क्या करूंगी? अकेले गरीबी में कैसे अपने बच्चे को पालूंगी? खुद को संभालती हुई मीना जैसे तैसे रमेश का अंतिम संस्कार करती है और मंडी के काम से जो पैसे मिलते उससे वो अपना पेट भरने लगती है। ऐसे ही एक दिन मंडी में आलू की बोली लग रही होती है। तभी एक सब्जी वाला मदन कुछ आलू की छटाई कर रहा होता है। मीना उसके पास जाती है और कहती है, अरे मदन भैया, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मीना बहन, बस जो आलू काम के नहीं है उन्हीं को फेंक रहा हूँ कचरे में। भैया, अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो जो आलू आप फेंक रहे हो उन्हें मुझे दे दो, उनको मैं इस्तेमाल कर लूंगी। पर बहन, ये आधे सड़े गले आलू तुम्हारे किस काम के हैं? भैया, वो आपको अभी नहीं बता सकती, आप मुझे आलू दे दो ना। हाँ ठीक है, ले जाओ, वैसे ये हमारे किसी काम के तो है नहीं। मदन के कहने पर मीना सारे आलूओं को जमा करके एक पन्नी में भर लेती है और अपने साथ घर ले जाती है। जिसके बाद वो थोड़े खराब हुए आलू का बढ़िया हिस्सा निकाल लेती है और बाकी के सड़े आलू को घर के पास ही जमीन में बो देती है। और अगले दिन मीना उन्हीं आलू से स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाकर मंडी ले जाते हैं और मीना मदन को सब्जी देते हुए कहती है, ये लो मदन भैया, अरे रोज रोज दाल चावल खाकर तुम भी बोर हो गए होगे, आज कुछ नया खा लो, तुमको खूब पसंद आएगा। अरे बहन, गरीब के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही है, इससे भी क्या नाराज होना और खुश होना। वैसे तुम क्या लेकर आई हो? भैया, कल जो मैं आलू ले गई थी उसे मैंने आलू की सब्जी और पूरी बनाने में इस्तेमाल कर लिया, खाकर देखो। अरे पर वो आलू तो खराब हो गए थे बहन। नहीं भैया, सब खराब नहीं थे, मैंने मेहनत से सब अच्छे हिस्सों को निकाल लिया और आलू की सब्जी बना ली, आप खाकर तो देखो। मीना की बात सुनकर मदन मीना के हाथ से बनी हुई आलू की सब्जी खाता है। मदन को मीना के हाथ की बनी आलू की सब्जी बहुत पसंद आती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मीना को अब 7वां महीना लग चुका था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन मीना घर में खाने के लिए कुछ तलाश रही होती है, पर राशन के डब्बे पूरी तरह से खाली थे। ये देखकर मीना अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो एक पल को भूखी भी रह लूंगी, पर अपनी पीठ में पल रहे इस मासूम बच्चे को भूखा कैसे रखूं? इस हालत में अब कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा, मांग मांग कर भी कब तक गुजारा कर लूंगी? कल को जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब उसका पेट कैसे भर पाऊंगी? भगवान, तूने मेरे पति का साया तो पहले ही मेरे सर से ले लिया, कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट पाल सकूं। अरे हाँ, याद आया, मैंने तो जमीन पर आलू उगाए थे, अब तक तो वो पूरी तरह से पक गए होंगे। फिर वो उन आलूओं को निकालती है और अपनी पड़ोसन विमला से थोड़ा सा आटा उधार लेकर आती है। उसके बाद वो आलूओं को उबालकर काटकर आलू की स्वादिष्ट चटपटी सब्जी बना लेती है और उसकी खुशबू से उसकी पड़ोसन विमला मीना के घर आती है और उससे बोलती है, अरे क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो मीना? कुछ नहीं बहन, बस आलू की सब्जी और पूरी बनाई है, लो तुम भी खाकर बताओ कि कैसी बनी है। अरे वाह वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है, किसी ढाबे वाले को भी इतनी अच्छी सब्जी पूरी बनानी नहीं आती होगी, कितना अच्छा बनाया है तूने, सच में। अरे मैं तो कहती हूँ तू आलू की सब्जी की रेडी लगा ले, इस हालत में तुझसे कोई काम भी नहीं होगा और ना ही तुझे कोई काम देगा, कम से कम ये तो कर लेगी, थोड़ी बहुत मैं भी तेरी मदद कर दिया करूँगी, बाकी तू देख ले जैसा तेरा मन हो। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। मीना को विमला की बात काफी हद तक सही भी लगती है, जिसके बाद वो आलू की सब्जी की रेडी लगाने का मन बना लेती है और मदद के लिए मदन के पास जाती है। मदन अपनी किसी जानकार से बात करके
मीना को एक रेड़ी का इंतजाम करवा देता है। शाम को रेड़ी लेकर वो उसके घर पहुंचता है और बोलता है, लो मीना बहन, मैं रेडी ले आया हूँ। इसको थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी, वो मैंने करवा दिया। कुछ वक्त तुम इससे काम चला लो, जैसे ही हालात सुधरते हैं तो हम कुछ नया जुगाड़ कर लेंगे। अरे भैया, आपने इतना कर दिया वही बहुत है। सच कहती हूँ, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस भगवान से यही दुआ है कि जिस तरह मैंने कदम बढ़ाए हैं उसी तरह मुझे कामयाबी मिल जाए। मदन वहाँ से चला जाता है। मीना भी अपनी आलू की सब्जी पूरी की रेडी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अगली सुबह अपनी सारी तैयारी के साथ बाजार में आलू की सब्जी की रेडी लेकर पहुँच जाती है और जोर जोर से आवाज लगाकर सबको सब्जी पूरी खाने के लिए बुलाने लगती है। अरे सब्जी पूरी खा लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट आलू सब्जी पूरी खा लो। अरे खा लो रे खा लो, मीना की स्पेशल सब्जी पूरी। हे भगवान, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे का पेट कैसे भरूंगी और अपना पेट कैसे भरूंगी? उसे एक अच्छी जिंदगी कैसे दे पाऊंगी? लगता है लोगों को लुभाने के लिए मुझे कुछ और भी तरकीब लगानी पड़ेगी, जिससे लोगों के मुंह तक एक बार मेरी बनाई आलू पूरी का स्वाद पहुंच जाए। इतना सोचकर मीना जोर जोर से सभी को चिल्लाकर फ्री में सब्जी पूरी ट्राई करने का ऑफर देती है। फ्री का नाम सुनकर बहुत सारे लोग मीना के पास आ जाते हैं। लोगों को उसकी आलू की सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद अगले दिन से मीना जैसे ही रेडी लेकर आती है, लोग उसकी सब्जी पूरी खाने के लिए पहले से इंतजार में बैठे होते हैं। मीना बारी बारी करके अपने सभी ग्राहकों को सब्जी पूरी देती है। अब मीना के पास कुछ पैसे आ गए थे, जिसको वो भगवान के मंदिर में रखती है और बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से आज मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं। भगवान, आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखना कि कैसे एक गरीब सब्जी पूरी वाली एक बड़ा नाम कमाती है और अपने बच्चे को भी एक अच्छी जिंदगी देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और मीना अपने आंगन में उगाए आलूओं को और बढ़ा देती है और आलू की सब्जी बनाने के लिए अब अपने घर में बने आलू का ही उपयोग करती है, जिस वजह से आलू की सब्जी का स्वाद और भी अच्छा था। देखते ही देखते मीना का 9वां महीना लग जाता है और अब उसकी मदद के लिए मदन और विमला भी उसका हाथ बटाने लगते हैं। धीरे धीरे मीना का एक छोटा सा स्टॉल एक ढाबे में बदल जाता है। इसी बीच मीना भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब मीना ढाबा संभालने के साथ साथ अपनी बच्चे की देखरेख करती है। साथ ही लोगों में वो गरीब सब्जी पूरी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है।